अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है आप कल लोगों मैं ज़रा का? परेशान हो गया था। रात को आपको पता है शाम से ऑनवर्ड्स ऐसी खबरें आना शुरू हुई कि प्रॉबेबली जो टूर ऑफ श्रीलंका जो पाकिस्तान है, श्रीलंकन टीम का हमारे यहाँ का टूर वो कैंसिल हो सकता है, वो मनसूख हो सकता है। बहुत से खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं। पता तो यही चल रहा था कि कुछ प्लेयर्स जो हैं ये उन्होंने कम्युनिकेट भी एक्चुअली किया गया। कम्युनिकेशन भी हुई है दैट वी वांट टू गो बैक। और फिर हमें वो बात याद आ गई 2009 में भी आपको पता है कि लाहौर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था एंड ऑल दोज मेमोरीज जस्ट रश्ड बैक एंड हाउ इंटरनेशनल क्रिकेट डाइड इन पाकिस्तान। हम सब ने बहैसियत कौम, बहैसियत क्रिकेट फैंस हमने बहुत सफ़र किया और हमारे फिर चाहे क्रिकेट बोर्ड हों जिसने भी उसकी सरबराही की, फिर हुकूमतें हों, जो भी रिस्पेक्टिव हुकूमतें इस दौरान आई, सब ने मिलकर बहुत कोशिश की है टू ब्रिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट बैक इनटू द कंट्री। अच्छा, हम सक्सेसफुली एज वेल और हम श्रीलंका टीम के टूर ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। माजी में बहुत सारे मौके ऐसे रहे हैं जब श्रीलंका में हालात बहुत ख़राब हुए हैं, यहाँ तक कि शहर में कर्फ्यू तक नाफिज हुआ है, लेकिन पाकिस्तान टीम ना सिर्फ वहाँ मौजूद रही, अपने मैचेस भी मुकम्मल किए। सो ये भी हुआ है और इसीलिए तमाम बैकग्राउंड आपको बताने का मकसद ये है कि फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स कारगर लाए गए। हाई कमीशन से मुलाकात हुई, चेयरमैन पीसीबी हु आल्सो हैपेंस टू बी द इंटीरियर मिनिस्टर। फिर उन्होंने ना सिर्फ हाई कमिश्नर से मुलाकात की, दीगर अमले से मुलाकात की इन द हाई कमीशन। फिर टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया और उन्हें मुतमईन किया उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेके और मौजूदा हालात को लेकर। और फिर ऑलमोस्ट 11 बजे से 5 मिनट पहले ये खबर हमें मिली कि एब्सोल्युटली यही कहा जा रहा था कि श्रीलंका टीम जो है ना वो ज़्यादा खिलाड़ी जो है, लेकिन उसके बाद फिर वो सारा रिवर्सल हो गया और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बयान सामने आ गया कि दौरा पाकिस्तान जारी रहेगा। और बयान के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करवाई। बयान में कहा कि टीम और मैनेजमेंट को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी गई है। श्रीलंकन बोर्ड ने यह भी कहा कि टीम और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और अगर कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। ये सारी बातें हुई, मतलब देयर वाज अ लॉट हैपनिंग यस्टरडे और उसका एंड जो था वो ये हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे बाय द वे अब 14 नवंबर को और तीसरा वनडे जो है मैच वो 16 नवंबर को रावलपिंडी में ही होगा। आज होना था और फिर 15 को होना था, सो 14 और 16 को होगा। मैचेस के जो टिकट्स हैं वो उसी तरह जिनके पास हैं एक दिन आगे हुआ। हाँ, एक दिन आगे हो गए। वो उसी तरह बरूए कार आ सकेंगे। अगर आपने 13 को मैच देखना था तो आप 14 को देख सकेंगे उसी टिकट पर, इन केस यू हैव परचेज्ड इट। जब आपने 15 को मैच देखना था तो आप उसी टिकट पर 15 वाले पर अब 16 को मैच देख सकेंगे। सो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। और हमें ये भी बड़ा अच्छी तरह यकीन है कि आप लोग तो जरूर जाएंगे देखने के लिए मैच, तो वी नो अबाउट दैट। थोड़ा सा यू आर राइट, वो थोड़ा सा खौफ हो गया था कि अब टीम वापस चलेगी एंड दिस इज द इफेक्ट। ये टेररिज्म का, दहशतगर्दी का यही तो असर है कि इतना खौफजदा कर दो किसी को भी कि वो आपकी तरफ देखे ना, आपके मुल्क में आए ना, और जो वहाँ है वो वहाँ से भागने की करे। बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन इन कोशिशों को हमें सराहना भी चाहिए। देखिए, हम तो बड़े रेजिलिएंट लोग हैं, हमने तो बहुत से हालात देखे हैं, हम तो इनसे निपटेंगे, पहले भी निपटा है, इंशाल्लाह इस मरतबा भी सुरखरू होंगे। लेकिन जाहिर है जब दीगर हमारे बैनुल-अक़वामी साथी या इंटरनेशनल फ्रेंड्स हमारा साथ दें अगर इस कोशिश में, तो हम उनके और ज़्यादा मशकूर होते हैं, ममनून होते हैं एंड दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया भी अदा करेंगे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का भी और उनके हाई कमीशन का भी और तमाम ओहदेदारान का भी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी माजी में जब श्रीलंका को ज़रूरत थी हम वहाँ मौजूद रहे। अच्छा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, लेट्स टॉक टू हिम कि क्या क्या हुआ और किस तरह ये डिसीजन जो है ये सामने आई। अरफा फिरोज हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। बताइए, कल एकदम से बड़ा एक शॉकिंग लग रहा था। पहले तो डिसअपॉइंटमेंट भी थी, दहशतगर्दी का वो मामला तो एक था ही, लेकिन फिर किस तरह कन्विंस किया गया, क्या बातचीत हुई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में और पीसीबी में? देखिए, मामला सबसे पहले तब सामने आया जब ये पहला जो ओडीआई था श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान, उसका इख्तिताम हुआ था। और जब ये होटल वापस गए थे खिलाड़ी, तो तब इनकी फैमिलीज और कुछ श्रीलंकन जो सहाफ़ी थे उनकी तरफ से मैसेजेस और इनको कॉल्स मौसूल हुई खिलाड़ियों के, जी
ऐसे जो है वो इस्लामाबाद में हुआ है, तो आप इस पर सोचें। तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर जो श्रीलंकन जो कौमी इनकी टीम मैनेजमेंट है उस पे उन तक राब्ता किया। तकरीबन कोई पूरे स्क्वाड ने नहीं किया, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के चंद खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी रिजर्वेशन जो है वो अपनी कौमी क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसको बताई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बताई। उस पर इन्होंने फिर एक फैसला किया और एक मेरे ख्याल से एक बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल इन्होंने एक एक्ट किया। क्योंकि देखिए, जब भी आपके पास जो भी रिजर्वेशंस होती हैं या कुछ कंसर्न्स होते हैं, तो आप सबसे पहले जो है वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करते हो। गलती श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की ये हुई कि इन्होंने अपने जो मीडिया है, जो श्रीलंकन मीडिया है, उसको पहले ये बता दिया कि बस टूर जो वो खत्म है, जो श्रीलंकन खिलाड़ी हैं वो वापस जा रहे हैं, इनकी टिकट्स हो गई हैं और हम लोग बस दूसरी और कोई ऑप्शन है नहीं। और उसी पर श्रीलंकन जो मीडिया है उसने वावेला मचा दिया और ब्रेकिंग न्यूज कर दी कि जी बस टूर खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी रिजर्वेशन शो ही नहीं की थी, अभी कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी। ये मीटिंग से पहले जो है वो श्रीलंकन मीडिया को पता चल गया था कि जी सब कुछ बस खत्म हो गया है। उसके बाद क्या हुआ कि चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स ने राब्ता किया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से कि मीटिंग अरेंज करते हैं। अभी जो है वो आप होल्ड ऑन रहे, मीटिंग उसी टाइम जिस होटल में इस्लामाबाद के श्रीलंकन क्रिकेट टीम ठहरी हुई है वहीं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी विद इन मिनट्स पहुंचे और वहां जाकर फिर मीटिंग हुई। और मीटिंग तकरीबन ये 2 घंटे लास्ट हुई, ये 2 घंटे लास्ट हुई। और इसमें फिर सबसे पहले तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने जो श्रीलंकन क्रिकेटर्स हैं और खामोशी से उनकी रिजर्वेशन सुनी है। जितना दिल खोलकर उन्होंने अपनी जो भी रिजर्वेशन थी, जो भी तहफुजात थे, उन क्रिकेटर्स ने चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी के सामने रखे हैं और उनको फिर एड्रेस किया एक एक करके चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने उन्हें पहले तो यही बताया कि आपके जो इसमें हाई कमिश्नर है श्रीलंकन के, उनसे अभी मेरी मुलाकात हुई है, उनको मैंने यकीन दहानी कराई है, कोई भी अब तक वाकया का नहीं हुआ ड्यूरिंग द क्रिकेट सीरीज, आप यकीन रखें प्रेसिडेंशियल आपको सिक्योरिटी दी जा रही है। उसके बाद फर्दर उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी जो एक पर्सनल नोयत और जो जाती तौर पर मैं इस सिक्योरिटी को चेक इन रखूंगा और जो भी इसको जो है मॉनिटर करूंगा। और तकरीबन 2 घंटे ये लास्ट रही और 2 घंटे बाद फिर ये फैसला किया गया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अब कोई भी प्लेयर नहीं जाएगा, सारे के सारे प्लेयर जो है वो यहीं रहेंगे। ओडीआई सीरीज भी मुकम्मल होगी और जो ट्राई सीरीज है वो भी श्रीलंका मुकम्मल तौर पर खेलेगा। इस बारे में वजाहत जरा कर दीजिएगा क्योंकि जो प्रेस रिलीज अरफा, कैन यू हियर अस, जो प्रेस रिलीज आई है श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से जो रात को आई थी तकरीबन 11 बजे से पहले, उसमें जाहिर है टूर जारी रखने का ऐलान किया गया था। यही कहा गया था कि टूर एज पर स्केड्यूल होगा, मतलब थोड़ी जो चेंजेस आएंगी वो तो आएंगी लेकिन टूर मुकम्मल होगा। एट द सेम टाइम ये भी उसमें लिखा गया था कि अगर कोई खिलाड़ी जाना चाहेगा तो फौरी तौर पर उसकी रिप्लेसमेंट्स भेज दी जाएंगी और शायद यही वजह है कि 1-2 दिन का जो चेंज हुआ है वो हुआ है। सो क्या हम समझें जो खिलाड़ी यहाँ मौजूद थे वो यहाँ मौजूद रहेंगे? No one has decided to go back ताकि उनकी रिप्लेसमेंट आए। बोर्ड ने तो ये फैसला कर लिया। इससे पहले बात तो शुरू इसी तरह हुई थी ना कि कुछ प्लेयर्स ने रिजर्वेशन कही थी कि हम वापस जाना चाहते हैं, तो वो रिजर्वेशंस उनकी क्लियर होगी, अब कोई वापस नहीं जाना चाहता या कोई जाना चाहते हैं, then they would be replaced by other players from back home। देखिए, मेरी डायरेक्टली जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई है, मेरी जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर हैं उनसे डायरेक्टली बात हुई और मैं उनको कोट करके बात आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि कोई भी एक भी खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा, द स्क्वाड इज इंटैक्ट, यही स्क्वाड होगा जो ओडीआई सीरीज मुकम्मल करेगा। और साथ में ये भी आप देखें कि प्रेस रिलीज में कैटेगोरिकली लिखा है कि अगर कोई जो प्लेयर है वापस अगर जाता है तो उस पर जो है वो इंक्वायरी भी खोली जाएगी कि आप जो वापस क्यों जा रहे हो। तो इट्स नॉट दैट कि आप इतनी आसानी से जो वापस चले जाओगे, क्योंकि देखें अगर आप इस तरह का बहाना करके कोई भी अगर चला जाएगा तो एक तो कंट्री की स्टेक पर जो है वो एक निशाना होगा, ये डैमेज होगी। क्योंकि काफी ये दहाइयों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट को रिवाइव किया पाकिस्तान में। इस तरह कोई आउट ऑफ नोवेयर नहीं चला जाएगा। ये हरकत पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कर चुकी है, वो रिपीट नहीं करवाना चाह रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसी वजह से
ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को यकीन नहीं करेगा और ये कोई भी प्लेयर वापस नहीं जा रहा, कोई भी टीम ऑफिशियल। चलिए जी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दैट वाज इंडिकेशन का हमें इंतजार था, वो हमें मिल गई क्योंकि हम जरा परेशान हो गए। और अब्दुल्ला, ये श्योरिटीज जो दी गई हैं फाइनली हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से भी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और वैसे भी मुल्क की तरफ से, कि किसी का आना बंद नहीं होना चाहिए। एंड वी विल डू एब्सोल्युटली एवरीथिंग इन आवर पावर। और इसीलिए आपको पता है कि इसके बाद श्रीलंका पाकिस्तान के बाद एक 3 मुल्की T20 सीरीज भी शुरू होना है, जिसमें श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है और जिम्बाब्वे भी है। और आपको बता दें कि जिम्बाब्वे की टीम जो है अब्दुल्ला, वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। अच्छा, जिम्बाब्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, ये तमाम टीमें पाकिस्तान में जब क्रिकेट बहाल हो गई है इंटरनेशनल, आ रही हैं, तवातुर के साथ आ रही हैं, कभी भी किसी को भी कोई इशू नहीं हुआ। तो जी आपको बता दें कि जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और ये ट्राई सीरीज जो है, ट्राई नेशन सीरीज, उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के स्केड्यूल में तब्दीली कर दी है। नेचुरली हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आगे हो रही है। तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे, यानी बिटवीन 18th एंड 29th। तो ये सारे जो हैं ये अच्छा, राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ होते हैं, आपको पता है हमारे पैनलिस्ट हैं, टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं। वो बता रहे थे, उन्होंने इनफैक्ट ट्वीट भी किया कि 1994 में अच्छी हिस्ट्री है, हाँ, जब वो गए हुए थे तो उस वक्त तामिल टाइगर्स और वो सारा मामला चल रहा था और बहुत ही डिस्ट्रप्टेड सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, ब्लास्ट भी हुआ था, कर्फ्यू भी लग गया था। हाँ। लेकिन उसके बावजूद एक टेस्ट मैच कैंसिल हुआ, लेकिन पाकिस्तान टीम डिसाइडेड टू स्टे और उस एक टेस्ट मैच की जगह जो 3 मैचों की वनडे सीरीज होनी थी, वो 5 मैचों की फिर वनडे सीरीज बन गई और पाकिस्तान जीत गया। और पाकिस्तान जीत गया। आपको बता दें 1996 का भी उन्होंने जिक्र किया, जब वर्ल्ड कप हो रहा था। हाँ, श्रीलंका भी उन ममालिक में शामिल था, फिर पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था, लेकिन वहां पर कुछ टीमों ने आने से इनकार किया, लेकिन इंडिया गया, पाकिस्तान गया और फिर उस वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ही एक्चुअली हराया। किसको हराया? उन्होंने जी ऑस्ट्रेलिया को इन लाहौर। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने राना टुंगा को दी वो ट्रॉफी। और बड़ी आइकॉनिक वो तस्वीर भी है, जी बड़ी आइकॉनिक वो तस्वीर भी उन्होंने लगाई हुई है। सो ये है हिस्ट्री between the two countries. So we have been there in the times of their need and they also have been here in the times of our need. तो ये देखिए बड़ी इसी तरह रिलेशंस भी बनते हैं, तो इट मैटर्स कि कौन किसके साथ था एंड लोगों में भी इस तरह होता है और नेशंस में भी इसी तरह होता है। एंड आई थिंक ये जो हुआ है एंड द टीम इज स्टिल हियर श्रीलंका, इट मींस अ लॉट टू पाकिस्तान, इट मैटर्स। सो थैंक यू फॉर दैट। अभी हम आगे बढ़ेंगे सेनेट के बाद। बाय द वे 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई है और अब इतने तवातुर के साथ आईनी तरमीमें आ रही हैं कि लोग भी कह रहे हैं चलें ठीक है, हो ही जाए, हो रही हैं तो होती रहें। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल की गई हैं। बाय द वे कुछ कौमी असम्बली में चेंजेस हुई हैं जो दोबारा सेनेट से बिल्कुल, तो लिहाजा आज सेनेट का इजलास हो रहा है और मुमकिन तौर पर इन नई तरमीम की मंजूरी आज सेनेट से ली जाएगी। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और काफ़ी अरसे बाद मुस्लिम लीग नून के सरबरा नवाज शरीफ की भी लोगों ने झलक देखी, जो कि वोट देने आए थे एट द नेशनल असम्बली। और बल्कि आप देख भी सकते हैं ऑन द स्क्रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहां तरमीम की हिमायत की वजूहात बयान की, वहीं 18वीं तरमीम में नई तरामीम लाने की इतलात पर भी लबकुशाई जो है वो भी की और बल्कि काफ़ी जज्बाती नजर आए और साफ कहा कि 18वीं तरमीम को किसी का बाप भी वापस नहीं ले सकता। मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, देखें। उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। और वो इसलिए कि उस 18वीं तरमीम पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की दस्तखत है, मुस्लिम लीग नवाज का दस्तखत है, मगर तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक की राय के नतीजे में वो आईनी तरमीम लेकर आए। मुस्लिम लीग नून समझती है कि एनएफसी के मामले में तरमीम अब ज़रूरी हो गई है। मौजूदा हालात में वफाक के लिए अपने अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल हो गया है। बाय द वे वज़ीर आज़म ने साथ में ये भी कहा कि मैं
इत्तेफाक, ये प्लीज़ बंद करें, इत्तेफाक राय के बगैर नहीं तरमीम लाऊंगा, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने फ़ौज के अखराजात, डिफेंस के अखराजात का जिक्र किया, पर्टिकुलरली रेंजेस के अखराजात की बात की, और उन्होंने कहा कि हम सूबों से इस बारे में बैठकर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह समेत मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा भी इकरार कर चुके हैं कि इस पर काम शुरू कर दिया गया है। 18वीं तरमीम पर बिलावल पुरजोश खिताब कर रहे थे, आपने सुना, फिर वज़ीर आज़म ने जवाब भी दिया। 18वीं तरमीम पर शहबाज शरीफ कुछ ज़्यादा ना कहते हुए भी अपना मौक़िफ़ ज़रूर सामने रखा। उनका एक अपना स्टाइल है, ये भी सुन लें। ना मैं एनएफसी के ऊपर बात करूंगा, तारीख को बात करूंगा, मैं ये बात करूंगा वो चीज जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान और वफाक को कमजोर करती है, मैं उसके खिलाफ उसके मैं आज सिर्फ एक बात फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूँ। दहशतगर्दी का मुकाबला अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो सूबों में वो भी करती हैं। इसी तरह आपकी रेंजर्स की जो फौज है, अगेन ए फेडरल एजेंसी, उनके तमाम अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? फिक्र वफाक 100% रेंजर्स की तनख्वाहें हैं, उनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? ना फिक्र वफाक बिलावल भुट्टो साहब की खिदमत दर्ज करूंगा और तमाम साथियों की कि हम बैठेंगे, अलहदा बैठ के बात करेंगे, और जहां पर अपना चारों इकाइयां जो हैं वो नहीं मानेंगी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उसके खिलाफ जाऊं? अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि 18वीं तरमीम में तब्दीलियों की बात जो है वो आज नहीं बल्कि कई बरसों से हो रही है। मुस्लिम लीग नून बड़ी हद तक इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार है, मगर पीपल्स पार्टी ने इस वक्त बज़ाहिर जो पोजीशन ले रखी है, अगर इसमें तब्दीली नहीं आती तो 18वीं तरमीम को छेड़ना हुकूमत के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। हाँ, शायद उसको तो ना छेड़ा जाए, लेकिन एक नए फार्मूले पे मुमकिन तौर पर इत्तेफाक हो सकता है। आपको पता है कि जब ये कहते हैं वज़ीर आज़म कि भाई हमें अपने डिफेंस अखराजात को देखना होगा, सिर्फ वफाक इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, सूबे में रेंजर्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो सिंध में सिंध रेंजर्स है, पंजाब में पंजाब रेंजर्स हैं, फिर FCN रिस्पेक्टिवली। सो क्या ये तय होगा? और इन सब की तनख्वाहें कहाँ से जाती हैं? वफाक से जाती हैं, वफाक अखराजात देता है। तो क्या ये हो सकता है मुमकिन तौर पर कि भाई रिस्पेक्टिवली रेंजर्स और इनकी तनख्वाहों के लिए सूबे अलग से कुछ कंट्रीब्यूट करें इन द डिफेंस बजट? थिंग्स दैट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये कुछ हम आपने साथ विजुअल्स भी आपको दिखा रहे थे। कल बड़ी अरसे बाद मुलाकात भी हुई नवाज शरीफ। हाँ, ये दिखाएं जरा, ये नवाज शरीफ बहुत अरसे बाद मंजर आम पर आए, बगैर कोई लपकुशाई किए वो वापस भी चले गए। बिलावल भुट्टो के साथ बिलावल भुट्टो अपनी कुर्सी से उठ कर आए उनसे मिलने के लिए। फिर साथ ही हमने देखा एक और विजुअल भी, जब नवाज शरीफ आए तो उन्होंने दूर से देखकर आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा को हाथ हिलाया, फिर वो उन्हें देखकर अपनी कुर्सी से उठकर इनकी तरफ आई, और नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह बुजुर्ग दस्ते शफकत रखते हैं बच्चों के सर पर, बच्चियों के सर पर, बेटियों के सर पर वो रखा। और ये वो रवादारी है जो पाकिस्तान की सियासत में हमें चाहिए भी। बाय द वे, सियासी इख्तिलाफ, उसके बाद आपने जोश खिताबत भी देख ली बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जिसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़ से पीछे वो बिल्कुल नहीं हटेंगे, ये बिल्कुल वाज़े कर दिया, अयां कर दिया। लेकिन जहाँ इंसानी एहतराम की बात आती है, जहाँ तमीज़ के दायरे में रहने की बात आती है, जहाँ एक दूसरे के एहतराम को मलूज़े खातिर रखने की बात आती है, रवादारी की बात आती है, तो दिस इज़ व्हाट the Pakistan, this is what we should do and this is what should model to follow। अच्छा जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद आसिफ बशीर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कल की डिटेल्स हम आपसे जानना चाहते हैं। कौमी असम्बली में बड़ी गहमा गहमी भी थी, बड़ी मुलाकातें भी हो रही थी, एक बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का एटमॉस्फेयर था। अब हमने जो बातें बता दी हैं वो तो कर दी हैं, आप जरा अंदर की बातें बताएं। जी, कल वाकई काफी बड़ा दिन था। एक तो हाजिरी आपने देखा कि जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी हुकूमती बेंचों के ऊपर, खास तौर पे जिस तरह मियां नवाज शरीफ जो है, मेरा ख्याल है अभी निस्फ दर्जन दफा नहीं आए अभी तक कौमी असम्बली में, तो कल वो भी आए हुए थे। और इसके अलावा भी आप देखें कि तमाम लीडर्स जो थे, जिस तरह सैयद खुर्शीद शाह जो हैं वो व्हील चेयर पे आए हुए थे, और तमाम अरकान जो हैं वो जो बीमार भी थे, 3-4 अरकान वो भी थे जो वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्हें कहा गया था कि आप बैठे हुए सिर्फ हाथ खड़ा कर दें। तो हमने देखा कि 4 अरकान वो भी थे जो कि खड़े भी नहीं हो सकते थे, लेकिन वो भी आए हुए थे वोट करने के लिए। और यही वजह है कि 224 का जो नंबर रिक्वायर्ड था उसके मुकाबले में 235-36 तक अरकान हुकूमती जो है वो ऐवान के अंदर मौजूद थे। कल एक तो जो एटमॉस्फेयर की अगर आप बात करें तो कल दोबारा PTI का वो रिवायती हमें प्रोटेस्ट भी नजर आया, जो कि जिस तरह के भी आप एक रवादारी की बात कर रहे थे, लेकिन
नून लीग की लीडरशिप को देखते ही जो उन्होंने उनके खिलाफ जाती किस्म की नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी, तो उसे ये पता चला कि पीटीआई के बेंचेस में अभी तक कोई उनकी स्टेट ऑफ माइंड में कोई खास तब्दीली नहीं आई है, और बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जब उनकी अपनी लीडरशिप जो है वो करप्शन के मुकदमात में सजा भी हो चुकी है उन्हें, और उन मुकदमात में सजा हुई है जिनमें सरकार से चीजें सस्ती लेके महंगी करके बेची गई, और इस किस्म की चीजें जिनका कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन पीटीआई का एक माइंडसेट है कि सिर्फ दूसरों को तनकीद करना, उन्हें चोर कहना, ये उनकी एक रिवायत है जिसपे वो अभी तक कायम है, और उन्होंने शायद हालात से जो है ना सीखना उनका वो बड़ा स्लो है। अच्छा, अब ये बताइएगा आसिफ साहब, हम बिल्कुल वो माहौल तो हमने देखा, और पीटीआई जिस तरह वो एहतजाज करती है उसी मूड में भी नजर आई। बिलावल भुट्टो साहब ने 18वीं तरमीम पर बात करते हुए वही बड़े सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल किया कि कोई भी इसे तब्दील नहीं करा सकता, लेकिन डिफेंस बजट एक कंसर्न है। ये वज़ीर आज़म ने दोबारा अपनी जवाबी तकरीर में या जवाबी बयान में एक्सप्रेस कर दिया। साथ ही उन्होंने रेंजर्स की तनख्वाहों और इन सब का भी जिक्र कर दिया, और उन्होंने कहा कि बाद में बैठकर हम सूबे आपस में बात कर लेंगे। सो व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी सी नाउ हैपनिंग? हम क्या एक्सपेक्ट करें? कोई अरेंजमेंट होगा जहां सूबे अलग अलग कंट्रीब्यूट करेंगे? देखें, हुक्मरान इत्तेहाद में जहां एक तरफ बहुत, जिस अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत रवादारी नजर आई, बिलावल भी आए तो पूरे ऐवान में सब पार्लिमानी लीडरों की नशिस्तों पे जाके मिले, लेकिन जहां उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहराया वहीं पे वज़ीर आज़म ने भी अपने मौक़िफ़ को दोहराया, और ये बात स्टैब्लिश होती है कि ये मामला अभी तक जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, और इस पर बैठ के बात करने की बात की गई है। देखिए, कल वज़ीर आज़म की तकरीर में जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी थी, पाकिस्तान की सलामती थी, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनका जिक्र था, फिर जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे, जो बॉर्डर की सिचुएशन है वो सारी थी। उसके बाद जब वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए हमें फंड्स की कमी है और हमें ये फंड्स जो हैं वो अरेंज करने और इसके लिए बैठ के बात करेंगे, तो यकीनन ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर बैठ के बात होगी, और ये जो वसाइल हैं इनके लिए इनकी मजीद फराहमी के हवाले से जो कंसर्न है वो काफ़ी सीरियस है। तो यकीनन इस पर बैठ के बात होगी, और अगर हम इसको कोई भी नाम दें, एनएफसी अवार्ड में कमी की बात तो शायद नहीं मानी जाएगी, लेकिन कोई ना कोई इसका हल जो है वो बहरहाल निकालना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं से किसी खास मद में सूबों को वफाक के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा कि भले ही बड़े नर्म अल्फाज का इस्तेमाल किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ ने इस कंसर्न को बहरहाल जवाबी अपनी तकरीर में उठाया कि जो पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर हमें जो बजट जो चाहिए है, पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए जो बजट चाहिए है, उसके लिए सूबे अभी दोबारा बैठेंगे। तो हुकूमत की अभी तक की जो स्ट्रेटजी है, देखें, जो 26वीं आईनी तरमीम में चीज़ें पास नहीं हुई थी वो 27वीं में हो गई हैं, और अभी 28वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है, और वन बाय वन हुकूमत जो है चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता से मंजूर कराती हुई अपने टारगेट की तरफ जा रही है, और बहरहाल सूबों को बैठ के कुछ ना कुछ जो है इस मामले का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। तो इसके ऊपर देखें कि अब सूबे किस सूरत में कंट्रीब्यूट करते हैं। नशिस्त कब हो सकती है आसिफ? क्या बाज़गश्त है? 28वीं तरमीम का ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं राना साहब एंड दीगर लोग, बस उसकी भी तैयारी है। सो वो कहते हैं, और फैसल वाडा भी कहते हैं, क्योंकि फैसल वाडा जब कह देते हैं तो फिर एक्चुअली काम शुरू हो जाता है ना, वो कहते हैं उस पर तो काम शुरू हो गया है। सो क्या ये चीज़ें 28वीं तरमीम का हिस्सा होंगी जिसमें सूबे क्या कंट्रीब्यूट करेंगे या क्या चेंजेस होंगी, ये तय होगा? जी बिल्कुल, 28वीं आईनी तरमीम जो होगी उसमें सबसे अहम जो चीज़ होगी वो यही होगी, गो के सूबों से चीज़ें आप वापस तो नहीं ले रहे, जिस तरह के बहबूद आबादी के महकमे की बात हो रही थी, जिस तरह से बात हो रही थी, तालीम निसाब जो है वो लेने की बात हो रही थी, इसी तरह एनएफसी अवार्ड की बात हो रही थी। तो एक तो ये कि अगर एनएफसी पे आप कट नहीं लगाते तो फिर कौन सा ऐसा जरिया है जिससे आप किसी दूसरी मद में फेडरल को जो है वो कंट्रीब्यूट, ये एक मकाम है, और ये डेफिनेटली 28वीं आईनी तरमीम जो है उसका कल वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी कहा कि सूबे बैठ के बात करेंगे। इसी तरह जो बड़े अहम नुकात इत्तेहादियों ने उठाए थे, जैसे एमक्यूएम ने
बल्दियाती इदारों को तक फंड्स की फराहमी को आइन के अंदर प्रोटेक्शन देने की बात की थी। जिस तरह से जो है बलूचिस्तान की नशिस्तों की बढ़ाने की बात जो है वो की थी बाप पार्टी ने, और इसी तरह से ANP ने जो है वो सूबे का नाम तब्दील करने की बात की थी। वो तो इन सबसे पता नहीं हो सकेगा, लेकिन बाकी चीज़ों पे सर्टनली बात होगी इन 28वीं आईनी तरमीम, क्योंकि सूबे के नाम पे यही बात की गई थी कि वो सूबाई असेंबली से पहले करारदाद पास होना ज़रूरी है। सो वहाँ तो ज़ाहिर है PTI मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आसिफ, थैंक यू। ओके, टॉपिक चेंज करते हैं और ये बात जो है ना डिस्कस होती रहती है हमारे शो पे भी और वैसे भी कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए ना ज़्यादा फिल्में बनती हैं, ना टीवी पर कोई शोज़ होते हैं, कुछ ख़ास लिखा नहीं जाता। मतलब हम बच्चा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, और माजी में होता था सूफ़ी तबस्सुम, हकीम सईद और बहुत से और लोगों का बड़ा काम रहा है, लेकिन माजी करीब में इन रीसेंट हिस्ट्री हमें कोई ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो मिल नहीं रहे। यूट्यूब जो है आज बच्चों की ज़्यादातर कंटेंट कंजम्पशन यूट्यूब से है ना। कितने सिर्फ एक बिलाल मकसूद का पक्के दोस्त मुझे नजर आया, उसके अलावा कोई ऐसा नोटेबल कंटेंट नहीं है जो हमारे यहाँ से जनरेट हुआ हो हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं? हमारे बच्चे लिटरली अमेरिकन यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, उनके डेली व्लॉगर्स को देख रहे हैं। तो आपने कभी नोटिस किया ऑन अ लाइटर साइड कि हमारे बच्चों के पाकिस्तान बैठे बैठे एक्सेंट्स बदल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर वाचिंग दैट, और जो कि शायद बड़ी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन हमें कोई रेलेवेंस चाहिए टू वेयर वी आर। और हमारे उन्हें ये करेंसी समझाने में वक्त लगता है कि हमारे यहाँ डॉलर नहीं चलते, हमारे यहाँ रुपये चलते हैं। जी, उन्होंने होम डिपो भी जाना होता है, वॉलमार्ट से शॉपिंग भी करनी होती है। ये तो फिर गलत हो गया ना। तो हमें यही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे। देयर इज अ वॉइड, देयर इज अ डर्थ, और ये वॉइड को फिल करने के लिए एटलीस्ट एक शख्स है, हमारी गेस्ट हैं, वो आ चुकी हैं, निदा फरीद इनका नाम है, और ये सिनारियो बदल रही है। निदा का मुख्तसर तारुफ ये है कि वो पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, एरोस्पेस इंजीनियर, कोई नॉट जस्ट एनी। अमेरिका कैम्ब्रिज ज्यूरिख में तालीम उन्होंने हासिल की है और आजकल कराची में काम कर रही हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ रिज। अब रिज जो है ना एक प्रेइंग मैंटिस है, बच्चों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं तो कुछ ग्रास हॉपर, कुछ टिड्डे जैसी शक्ल का होता है। अगर क्या होता है? हम दिखा दें, हम दिखाएं किस तरह। इस बुक के टाइटल पे भी वैसे प्रेइंग मैंटिस नजर आ रहे हैं, अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हैं। हाँ, सो प्रेइंग मैंटिस की कहानी है जिसकी जिंदगी के बड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। हम निदा से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं, आप एनर्जी एफिशिएंसी पे काम कर रही हैं इतने पाकिस्तान में। सो ये ख्याल कैसे आया, मतलब what to write a children's book specifically, and this is your first book. So I must admit कि writing का तो खैर बचपन से ही शौक था, but in my 20s when I would think about writing, it would always be like a romantic thriller or something. But I think 30s onwards जो भी मेरे जहन में ideas pop up होते हैं ना, because I love cartoons, I really love watching cartoons. जो भी story ideas pop up होते हैं, they are books that can be converted into animated movies at some point. Nice. So this concept actually I dreamt it one night, which is the weirdest thing ever. कि भाई मैं शायद probably कोई documentary देख रही होंगी मैं उस वक्त praying mantis के बारे में, दिन के वक्त देखी होगी, तो रात में जो है जो main twist है ना इस story की, तो वो आई थिंक मैंने डिस्कवर की थी इस डॉक्यूमेंट्री में। तो रात में जो है मुझे ये ड्रीम आ गया। सुबह में मैं उठी तो मुझे लगा कि हाय इसकी एनिमेटेड मूवी बने तो कितने मज़े की होगी। तो एनिमेशन में हमारे पास वो लिबर्टी होती है ना कि ये चमचा भी एक किरदार है, ये कप भी एक किरदार है, ये पेन भी एक किरदार है। बहुत यू कैन गो फार एंड वाइड, लेकिन लेट्स कम बैक टू जो आपको थॉट आई कि इसके ऊपर कुछ लिखें एंड ऑल दैट। मतलब बच्चों के लिए स्पेसिफिक कुछ लिखना, ये भी क्या आपकी कोई रिसर्च थी कि बच्चों के लिए कुछ है नहीं खास, या फिर इट जस्ट केम टू यू कि आपने ये करना है? कोई बैकग्राउंड इसकी कुछ है कि नहीं? या आई थिंक दिस स्टोरी वाज रिटन नॉट बिकॉज आई थॉट के भाई इसकी दर्द है, बट बिकॉज आई रियली वांटेड टू राइट इट। आई थिंक अब जो है ना मेरे जो अंदर का बच्चा है वो आजकल ज्यादा जागा हुआ है। बड़ी अच्छी बात आपने तो ये दो टॉपिक्स पे अब हम बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आपकी किताब है और अंदर का बच्चा जो है उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फीडबैक बाय द वे? टेल अस अबाउट योर बुक। तो हां, द बुक क्या किरदार हैं इसमें? हम प्रेइंग मैंटिस की, आपको पता है जिंदगी का एक बड़ा अहम ट्विस्ट है वो हम यहाँ पे, वैसे तो फैक्ट ही है कि प्रेइंग मैंटिस का जो मेल होता है वो उसको उसकी फीमेल खा लेती है एट सम पॉइंट इन लाइफ।
like literally खा लेती है, How चबा does that लेती है. translate into a children's book, Nida? Please explain. I swear. जी, so the twist ही actually ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको एक फेट आपको बताया हुआ गया है, राइट, यू बीन टोल्ड कि आपकी आगे जाके डेस्टिनी यही है. सो हमारे हीरो जो रिज है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ ऑफ रिज, तो रिज जो हमारा हीरो है उसको भी यही बताया गया है कि आगे जाके यही होना है, यही इसकी ज़िंदगी है, यही फेट है, एंड ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट. Either he has to accept it or he needs to stay single the rest of his life, right? तो इसमें मेन ट्विस्ट है ये कि जब ये फेट उसके सामने आता है, so Riz escapes, and the story is about the adventure he goes on when he manages to escape. तो मेरे लिए I think कहानी तो खैर एज आई सेड ड्रीम में आई थी, मगर जब मैं ये लिख भी रही थी तो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ज़रूरी बात थी वो यही थी कि क्या आप अपनी ज़िंदगी की डेस्टिनी को क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं, क्या आप इसको चैलेंज कर सकते हैं नहीं, क्या आप एक अलग रास्ता ढूंढ सकते हैं या नहीं. So ये हाँ, तो ये किताब जो है आई थिंक फनी भी है, कभी कभार थोड़ी स्पूकी और स्कैरी भी है. So what are you, Nida, what are you thinking कि ये कौन सी एज ग्रुप के जो यंग बच्चे हैं वो पढ़ें और उनको they get the gist of it? Yeah, so I would say 10 plus. Originally जब मैं ये लिख रही थी तो I was planning it for 7 plus, but after I finished it I felt it might be a little scary for younger kids, so it's for 10 plus, मगर obviously also for the young at heart. So it's not just for बच्चा. कह के ना रूम खोल दिया है, तो उसमें 20, 30, 40 प्लस भी हो सकते हैं. दूसरी तरफ से कोई लिमिट नहीं है. This kind of a message actually everybody needs, because कभी कभार people do give in, give up. तो एक और चीज़ होती है give in to what is being said for them. और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी ये किताब बहुत अच्छा परफॉर्म करे और फिर एक्चुअल जो आपका जो पहला ख्वाब था ना कि हम इस पे एनिमेटेड मूवी बनाएं या देखें, वो हम देखें. वैसे आप फाइनली ये बता दें कि सो इट्स पीपल कैन बाय दिस या फिर ऑनलाइन है, किस तरह? And also do you plan to convert this into a movie or series or whatever? I really hope so. उम्मीद तो यही है, but I'll start sending it out I think now to certain studios. Let's see. अच्छा, एक और आपकी जर्नी में ट्विस्ट, निदा प्लीज ये बता दें कि ये आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग से राइटिंग में, मतलब ये बहुत लॉन्ग जंप था, क्या आपने उसको भी अपने करियर को बरकरार रखा हुआ है और साथ लिखेंगी? जी. मुझे माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कि इंसान जो है ना सिर्फ इंजीनियर और सिर्फ जो है ना हमारे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट, आई थिंक दैट इज़ अ फॉल्स कॉन्सेप्ट. सो जो इंजीनियर है या अकाउंटेंट है या डॉक्टर है उसमें भी एक क्रिएटिव पार्ट है. The only thing is it took me a long time to give myself the permission to give my creativity time as well. So engineering जो है मुझे एक purpose देती है, it fulfills my desire to bring change in Pakistan. मगर ये writing जो है that's giving time to my creativity. So ये वो फैक्ट है जो हमें बताया गया है, जिसको हम खुद ही निगेट करेंगे. ये प्रेइंग मैंटिस वाली कहानी है कि लेफ्ट राइट ब्रेन, हमारा तो लेफ्ट चलता है या राइट चलता है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ निदा हो गया है. अच्छा, मैं ये ज़रूर बता दूं, आपने मुझसे पूछा था कि कहाँ अवेलेबल है. पाकिस्तान में जो है ये किताबें.com से अवेलेबल है, इसका पेपरबैक वर्जन. और इंटरनेशनली जो है अमेज़ॉन के हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे amazon.com हो, .uk, ऑस्ट्रेलिया, whatever, जो भी अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ई बुक एंड पेपरबैक दोनों पे अवेलेबल है ये. Thank you Nida for bringing the book for us as well. So हम ज़रूर इसको पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी देंगे. And best of luck और लिखते और एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हो गया. हाँ, I'm curious about it as well. And Nida also sold it very well. You could see कि it's coming from a very smart head. तो किताब भी अच्छी होगी definitely. You can get it anywhere. अब आपको पता चल गया. We are taking a break. See you tomorrow.
की जो शॉर्टेज है ना, हम अपने यहाँ बात करते रहते हैं हमेशा कराची के हवाले से खास तौर पे, बट दिस इज अ फिनोमेना व्हिच इज एक्चुअली वेरी अलार्मिंग एवरीवेयर। जैसे कि सऊदी का बताएं। सऊदी शाह सलमान के हुक्म पर सऊदी अरब की मसाजिद में आज नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी, बारिश बरसाने के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। दूसरी तरफ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान को भी पानी के शदीद बहरान के बायस शहर खाली करना पड़ सकता है। ईरानी सदर ने ये खबरदार भी कर दिया है। ईरानी टीवी पर खिताब में कहा, आने वाले दिनों में बारिश ना हुई तो तेहरान में पानी की शदीद किल्लत होगी और नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे। राशनिंग के दौरान भी बारिश ना हुई तो तेहरान खाली करना पड़ सकता है। हुक्काम के मुताबिक तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बाकी है। इस साल ईरान में बारिश में 40% कमी रिकॉर्ड की गई है। ईरान के कई सूबों में 50 से 80% पानी की कमी का सामना है। शदीद ड्राउट है, खुश्क साली है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्री ये देखिए कि हमारे यहाँ सैलाब हैं और देन सैलाब हैं और फिर यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल। और अभी कल ही तो हम बात कर रहे थे, आपको पता है कि अपने क्लाइमेट एक्सपर्ट से कि बारिश होनी है नहीं होनी, बारिश के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत ही खुश्क विंटर गुजर रही है गुज़श्ता कई सालों से, जो भी ठीक नहीं है। अब्दुल्ला, वी नीड टू वार्न, ये जो हम और आप मिल के हम सारे करते हैं ना कि नहाने के वक्त जी टैप खुल गया, पानी का तो खुला हुआ है, दांत ब्रश हो रहे हैं तो पानी खुला हुआ है, गाड़ियां धुल रही हैं जी, पानी ऐसे ऐसे लुटाया जा रहा है। वी कैन नॉट डू दैट। लुक एट द पीपल अराउंड अस। हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब हम क्या, दुनिया वैसी नहीं रही कि जहाँ ये किया जाए। तो इससे पहले कि हमें भी कुछ राशनिंग। आप सोचिए कि ईरान में खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आ सकती है जब लोगों को अपना घर बार छोड़कर कहीं और मुंतकिल होना पड़े क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। आप सोचिए ये तो हम वैसे तो कराची में हमारे यहाँ तो वैसे पानी नहीं आता, कभी नहीं आती है, इतना महंगा होता है तो लोग वैसे एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदरवाइज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री आप जरा प्लीज ख्याल रखा कीजिए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे अब 14 नवंबर को होगा। हमने पिछले घंटे में पूरा एक्सप्लेन किया था आपको, और तीसरा जो होगा ना वो 16 को, तो लिहाजा एक दिन बात आगे चली गई है। सारे मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में ही होंगे। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी ऑलरेडी हासिल है। और भले पाकिस्तान ने पहला मैच जीता है, लेकिन श्रीलंका ने भी ये बता दिया था कि वो आसान हरीफ नहीं है। बड़े कांटे का मुकाबला हुआ था। मेहमान टीम आखिरी गेंद तक लड़ती रही। पाकिस्तान को सीरीज जीतनी है तो पहले से ज्यादा जोर लगाना होगा। खास तौर पर उन कमजोरियों और गलतियों पर काबू पाना जरूरी है जो पहले मैच के दौरान देखने को मिली। और फील्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं रही है हमारी, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर 1 कैच जो बाबर ने लिया था। फखर जमान, रिजवान और बाबर आजम की कारकर्दगी आपको पता है बल्लेबाजी में। अच्छा, फिर कप्तान शाहीन आफरीदी ने सीरीज शुरू होने से पहले ही कहा था कि सीरीज जीतनी है तो हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। तो मैच तो हम जीत गए थे, लेकिन वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ इट कुड हैव बीन सो मच बेटर। सो लेट्स टॉक। और हमें ज्वाइन किया है भट्टी साहब ने और सिकंदर इज आल्सो विद अस। अस्सलाम वालेकुम सिकू, कैसे हैं आप? सिकू, जाहिर है हम कल बड़े डिसअपॉइंट हो रहे थे। हम कल शाम में जैसी खबरें आ रही थी और फिर श्रीलंकन मीडिया भी यही बता रहा था, लेकिन फिर चेयरमैन पीसीबी आए, उन्होंने पहले हाई कमीशन में मुलाकात की, लोगों से, हाई कमिश्नर से मुलाकात की और फिर टीम से मुलाकात की, एंड देन इट रियली एंडेड वेल। और टूर भी रिज्यूम हो रहा है। अब तक के इत्तलात के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी रिप्लेस नहीं हो रहा। सो हाउ डू यू सी ऑल दिस सिचुएशन? मुझे तो बहुत खुशी है। वेरी वेल डन। नकवी साहब को बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने देखें ये फिर से बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसमें से हमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की को बड़ी आराम से निकाल लिया। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया और उसमें हमें श्रीलंका का जितना शुक्रिया अदा करना चाहिए कम है कि उन्होंने जो है इसमें हमारा साथ दिया और हमेशा वो हमारा साथ देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जब इंडिया का प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड दिया। फिर ACC ट्रॉफी के मामले में उन्होंने स्टैंड दिया कि नहीं देंगे ट्रॉफी, वो अगर इस तरह की बदतमीजी करते हैं भारत। ये वाला भी केस मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ ये IPL जो है इन्फ्लुएंस्ड होगा। वो लड़के जो IPL में खेलने जाते हैं उनको कहा गया होगा कि आप विड्रॉ करें। ये शरारत वहीं से शुरू हुई होगी, ये हमेशा करते हैं। मगर वेरी वेल डन, बड़ा अच्छा हो गया। जो कहते हैं ना जो अच्छा खत्म हो, एक वो उसका एक मुहावरा है, all is well that ends well. All is well that ends well. So it did end well, the beating. बहुत जबरदस्त तरीके से हो गया। एक दिन का जो फर्क आया है, मुझे ये लगता है भट्टी साहब को हो सकता है इसकी इन्फॉर्मेशन हो कि कोई एक आधा लड़का अभी भी मस्ती कर रहा है और उन्होंने शायद कहा है श्रीलंकन ने कि अगर कोई लड़का ऐसी कोई हरकत करेगा हम उस पर सख्त किस्म की पाबंदी लगाएंगे। तो ये बात भट्टी साहब कंफर्म करेंगे। भट्टी साहब, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक आध लड़के की इन्होंने बात कर दी है। सिकंदर ने क्या इतलात है आपके पास?
देखिए हुमा, तकरीबन 3 से 4 लड़के ऐसे हैं जो हमारे पड़ोस में जो लीग होती है IPL, उसमें रेगुलर खेलते हैं। और इस साल जो IPL का अप्रैल मई में एडिशन है, उसमें भी वो लड़के इन्वॉल्व हैं और वही लड़के गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो डेफिनेटली क्रेडिट जाता है, मोहसिन नकवी साहब को जाता है, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी हमें तारीफ करना होगी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने लड़कों को थ्रेट किया कि अगर आप गैर जरूरी तौर पर कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग टूर करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी होगी और आप पर 2 साल के लिए हम पाबंदी भी लगा देंगे। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिलाई। देखें, ये पूरा वो हम जो रोजाना इंडियन प्रॉक्सी और अफगानिस्तान की बात कर रहे होते हैं ना, इसको अगर थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, इस वनडे सीरीज के बाद अब PCB ने अनाउंस किया है जो ट्रायंगुलर सीरीज थी जो 17 से शुरू होनी थी, अब वो 18 से शुरू होगी और 29 को उसका फाइनल है। उस टूर्नामेंट में पहले अफगानिस्तान ने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेंशन हुई तो अफगानिस्तान ने अपनी टीम का नाम वापस ले लिया। लेकिन वहां PCB ने विद इन फ्यू आवर्स जिम्बाब्वे को ऑन बोर्ड लिया और जिम्बाब्वे की टीम अब से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। तो एक ये क्रेडिट। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका की अगर हम हिस्ट्री देखें तो 96 में जब वहां पर पाकिस्तान में श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने फोरफिट कर दिया, उन्होंने पॉइंट अपने फोरफिट कर दिए। वो श्रीलंका नहीं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका अपनी टीम भेजी। तो फिर 2009 में जो लाहौर में वाकया हुआ उसमें भी श्रीलंका की टीम इन्वॉल्व थी। 10 साल बाद जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई तो पहली जो इंटरनेशनल टीम थी वो भी श्रीलंका की थी। तो श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने श्रीलंका का साथ दिया। लेकिन यहाँ पर हमें PCB को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जितनी हमारे खिलाफ पड़ोस में साजिशें हो रही थी, अफगानिस्तान भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद घंटों में सारे मामले को संभाल कर अब फाइनली फ्राइडे को पहला मैच है, संडे को दूसरा मैच है, फिर वेडनेसडे से ट्राई सीरीज जो है वो पिंडी में जो लाहौर में मैचेस थे, क्योंकि लाहौर में फॉग स्मॉग का मसला है, तो वो मैचेस भी उन्होंने अब पिंडी में करवाने का फैसला कर दिया। बल्कि जो मैचेस शाम 7 बजे शुरू होना थे अब वो 6 बजे शाम को शुरू होंगे। तो मेरा ख्याल अब हर चीज सेटल हो गई है। अब अगर मेरा नहीं ख्याल अब श्रीलंका का कोई प्लेयर गड़बड़ करेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने जब 1.5 घंटे बेशक बहुत उन्होंने काम भी किया, चीज़ें सेटल भी हो गई हैं, क्योंकि पूरा मुल्क एक तो पहले इतना इन्वेस्टेड, इतने ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं और फिर ऐसा एक इंसिडेंट होना जिसमें बाकी चीज़ें उखड़ जाना, खास तौर पे इंटरनेशनल मैचेस, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब आ जाते हैं अगले मैच की तरफ और सिकंदर आप बताएं व्हाट चेंजेस आर यू लुकिंग एट? बाकी सब कुछ तो हमने सेटल कर लिया, हो गया, वी हैव टू गो अहेड विद द मैच। क्या चेंजेस आप देख रहे हैं कि होने चाहिए? देखो हुमा, अभी जो टीम खेल रही है ना पाकिस्तान की इस वक्त, उसके अंदर हार्डली कोई चेंजेस होंगे। एक्सक्यूज मी। ये जो टीम है यही इन्हीं में लड़कों में से जो है T20 के आप देखेगा टीम बनेगी, इसमें हो सकता है दो चेंजेस हों, राइट? वर्ल्ड कप के लिए 2 चेंजेस। ये अभी मैं हल्की सी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। एक शादाब खान की होगी और हो सकता है कि रिजवान भी आ जाए। ये मैं आपको बता दूं इसलिए कि देखें रिजवान का 106 मैचों का तजुर्बा है और 3,500 रन उसके हुए में T20 में। अब एक अच्छे प्लेयर को हमें जाया नहीं करना चाहिए। अब हमें जो भी उससे शिकायतें हैं उसको दूर करके उसको लेकर आना चाहिए। विकेट कीपर की जगह पहले ही खाली है। पहले मोहम्मद हारिस थे जो कि सेटल नहीं हो रहे थे, अब उस्मान खान है। लेके तो आ जाएंगे, नंबर कौन सा होगा फिर? आपको पता है उनका स्ट्राइक रेट का इशू है, फिर पावर प्ले हमारा जाया होने का। अब से नहीं, मतलब हम सालों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये अपने स्टाइल के क्रिकेट खेलते हैं, जाहिर है तजर्बा है इनका, लेकिन हमने साइम पे इन्वेस्ट किया, हमने फखर पे इन्वेस्ट किया। वो दोनों हैं ऊपर, मगर देखिए ना साहबजादा फरहान है वो, हाँ साहबजादा फरहान है और उसके बाद साइम है। फखर का देखें वो इतना अच्छा नहीं खेल रहे। मैं माजरत के साथ कहता हूं कि वो इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, वो जाके स्टंप हो जाते हैं, अजीब से गरीब शॉट्स खेल रहे हैं, उनको अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा। और मैं उसको रिजवान को आप चाहे तो नीचे ला सकते हैं, एक ऑप्शन रखें
आप ये देखिए कि आपकी पूरी टीम में 6 बैट्समैन है इस वक्त, कोई और बैट्समैन है ही नहीं, आप किसको लेकर आएंगे? अगर खुदा ना करे कोई अनफिट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, कौन किसको लेके आएंगे आप? कोई है ही नहीं आपके पास। बॉलिंग के अंदर ऑप्शंस है, बैटिंग में आपके पास नहीं है। तो मुझे ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये 2 लड़के वो आएंगे। शादाब तो आप शर्त लगा लीजिए कि वो आएगा, और मैं हैरान हूँ कि उसके फिटनेस टेस्ट जो है कि वो कहीं और टेस्ट हो रहा है। उसको भेजिए मैच खेलने के लिए, अगर उसको खिलाना भी है तो अगर आप कह रहे हैं कि 2 लोगों का आपने जिक्र कर दी है जी भट्टी साहब, बल्कि भट्टी साहब से पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, अगर मेरिट पे कोई आता है तो फिर तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, फिर तो जरूर आए। देखिए बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान जो हमारे विकेट कीपर्स की परफॉर्मेंस है उसमें मोहम्मद रिजवान आते हैं, लेकिन मैंने पहले भी अब्दुल्ला रुमा आपके शो में कहा था, कराची के एक विकेट कीपर बैट्समैन है साद बेग, उन्होंने कायद आज़म ट्रॉफी में 4 सेंचुरियां बनाई है, वनडे क्रिकेट भी अच्छी खासी खेलते हैं, और पीएसएल में वो कराची किंग्स की तरफ से खेलते रहे। तो साद नौजवान विकेट कीपर है, उसको हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में शादाब खान, यस शादाब खान बिल्कुल, उनका फिटनेस टेस्ट हो गया, पीसीबी के मेडिकल पैनल ने उनको क्लियर कर दिया। जो मेरी इत्तलात है कि ये जो ट्रायंगुलर सीरीज शुरू होने वाली है इसमें शादाब खान कमबैक करेंगे। लेकिन अभी फौरी तौर पर मुझे लग रहा है कि उस्मान खान और साहबजादा फरहान जो हैं यही विकेट कीपिंग करेंगे। हाँ, आगे चलकर अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो फिर रिजवान, साद बेग या कोई और विकेट कीपर आ सकता है, लेकिन अभी एक ही चेंज नजर आ रही है। जिस तरह फखर जमान को हमने देखा, फखर जमान वापस आ गए, और पीसीबी ने अच्छा किया है कि जो हसन नवाज थे जिनको ड्रॉप किया है उनको कहा कि जाके कायद आज़म ट्रॉफी खेले। तो अच्छा, हम सभी की बात कर रहे हैं, हम अब्बास की भी बात करेंगे। सुपर सिक्सर में उन्होंने जारहाना बैटिंग की है, अब्बास आफरीदी की बात कर रहे हैं बिल्कुल, और पीएसएल में भी करते रहे हैं बॉलिंग वगैरह। सो डू यू सी एनी चांस फॉर हिम भट्टी साहब? देखिए, अब्बास आफरीदी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब्बास आफरीदी को ड्रॉप क्यों किया गया। अब्बास आफरीदी तो अच्छा खासा T20 का प्लेयर है, उसकी बैटिंग भी अब इम्प्रूव हुई है, बॉलिंग तो वो अच्छी करता था, फील्डर अच्छा है, तो अब्बास आफरीदी भी हमारे पास एक ऑप्शन है। लेकिन कुछ लड़के एज ए जॉय राइडर कह लें, जिसमें मोहम्मद वसीम जूनियर है, जिनको अभी तक हमने शायद 18 या 19 में से एक मैच खिलाया है। तो अगर मोहम्मद वसीम जूनियर, जिस तरह परसों टीम मैनेजमेंट ने कहा कि वो बीमार है, अगर वो ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल में अब्बास आफरीदी को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन ये जो दूसरा मैच है जो फ्राइडे को होगा, मेरे ख्याल में अबरार ड्रॉप होना बनता नहीं है। जिस तरह हसरंगा ने श्रीलंका की तरफ से बॉलिंग की है, अब्बास अबरार हमारे मेन स्पिनर है, मेरे ख्याल में अबरार को खिलाना चाहिए दूसरा वनडे। सिकंदर, What do you think? मैं जल्दी बताऊं, देखिए साद बेग को इतनी जल्दी अभी ना लेकर आए, वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल नहीं लेकर आए, इसलिए कि उसमें इस सीरीज की बात कर सकते भाई। हाँ, नहीं एक आधा खिलाते ही नहीं ना। आपके पास हसीब था, आपने खिलाया, नहीं खिलाएंगे आप नहीं खिलाएंगे इनको। उससे बेहतर है कि उसको आप वर्ल्ड कप के बाद फिर फुल चांस दे, और अच्छी तरह चांस दे, प्रॉपर चांस दे, नंबर 1। नंबर 2, अब्बास अफरीदी को बिल्कुल होना चाहिए था। मैं खुद हैरान हूँ कि वो क्यों नहीं है, उसको हर सूरत उसको होना चाहिए था। और जहां तक इब्रार की बात है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इब्रार को जो बिठाया जाता है कि वो शादाब की जगह बनाना चाह रहे हैं। देखें, इस वक्त जब पाकिस्तान के ये ट्राई सीरीज शुरू होगी, आप ये देखिएगा कि वो जो स्पिनर है वो एक खेलना शुरू होगा। जब वो एक खेलना शुरू होगा तो वो कोच के फेवरेट है, तो वो अंदर आएंगे। और आपको अगर याद हो कि जब टीम बनी थी तो उनको वाइस कैप्टन बनाया गया था। जब हमने बात की थी कि वाइस कैप्टन कौन बनेगा, तो जो कोच तो भाई पहले कैप्टन थे, फिर वाइस कैप्टन बने। हाँ, फिर वाइस कैप्टन बने। उसके बाद फिर अब जब बात की गई कि वाइस कैप्टन बनो, तो कहता नहीं, कोई नहीं बनेगा, वाइस कैप्टन की जरूरत ही नहीं होती टीम के अंदर। मैंने कहा, हैरान था कि क्यों, क्योंकि वो ड्रॉप हो सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ड्रॉप हो जाए, उसमें फर्क तो नहीं पड़ता ना। अगर कोई वाइस कैप्टन ड्रॉप हो जाए तो हो जाए, हाँ, तो कोई बात नहीं। तो ये लेकिन फिर अजीब नहीं लगता, ओहदा दिया हुआ है वाइस कैप्टन का और ड्रॉप भी हो रहे हैं, तो फिर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, अगर आपकी टीम में जगह नहीं बनती तो आप उसको एक तरफ बिठा सकते हैं। तो मैं जो भट्टी साहब ने बोला है, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इब्रार को हर मैच खेलना चाहिए। पाकिस्तान की इस कंडीशंस के अंदर एक स्पिनर खेलता ही खेलता है, मगर आप आज याद रखिएगा कि शादाब उसकी जगह ले लेगा। और फिर दूसरी चीज जो मैं वो है भट्टी साहब से, और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साद बेग को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, उसको एक टूर के ऊपर लेके जाएं जहां उसको एक प्रॉपर मौका दें, इसलिए कि उसकी टांग खींचने वाले बहुत होंगे। वो कोई भी नहीं सीनियर खिलाड़ी चाहेगा कि एक लड़का अंदर आकर, ये आप देखेंगे पिछले 10 साल 11 साल हो गए ये लड़के चलते हुए आ रहे हैं।
ये जो पूरी टीम है आप उठाकर देख लें, इसमें साइम एक नया बच्चा है, उसके अलावा इब्रार एक नया बच्चा है, बाकी सारे वही पुराने लड़के हैं। जाहिर है मतलब एक तजर्बे की अहमियत होती है, एक टैलेंट की अहमियत होती है। और फिर अभी आपने रिजवान का जिक्र किया, सिकंदर, तो तजुर्बे की फिर जरूरत पड़ती है ना, तजुर्बेकार है रिजवान, एंड देन वी नीड हिम। वो वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड कप की। देखिए वर्ल्ड कप में तो यही लड़के जाने चाहिए, इसलिए वैसे ये थिंक कि हमें अबरार को यहां से नहीं छेड़ना चाहिए एट एनी कॉस्ट इन दिस सीरीज और आगे भी बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, मगर आप देखिएगा कि ये होगा। चलें, अल्लाह करे कि ना छेड़ा जाए। वर्ल्ड कप वाले के लिए कर ली। भट्टी साहब ये बताएं, 14 को जो मैच हो रहा है उसमें हम कुछ चेंजेस होनी चाहिए? मेरे ख्याल में वही एक ही चेंज बनती है कि एक अगर हम बैट्समैन कम कर लें, या हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे पिछले मैच में, तो अबरार की मेरे ख्याल में वापसी बनती है। अदरवाइज बाकी तो 10 प्लेयर हमारे वही लगते हैं कि भट्टी साहब वसीम को डालना चाहिए नसीम शाह की जगह मेरे ख्याल से, इसलिए कि उसने उस मैच में अच्छी गेंद की थी। और वसीम को डालना चाहिए, नसीम को निकालना चाहिए। अबरार मुश्किल हो जाएंगे ना, किसके फिर अबरार किसकी जगह खेलेंगे? नहीं आप नसीम शाह की जगह उसको डालें। और अच्छा आप वो कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर एक, अच्छा मैं समझ गया। जी चलें जी, ये बातें फिर आप दोनों आपस में करें। हम आपसे इजाजत लेंगे। थैंक यू थैंक यू भट्टी साहब। अच्छा जी, कराची में ई चालान की जरा हम बात कर लेते हैं। अभी तक टॉक ऑफ द टाउन है जी ये बात, और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 हफ्तों में 48,000 से ज़ायद शहरियों के चालान किए जा चुके हैं, और अब तक 4,500 के करीब शहरियों ने चालान की माफी के लिए पुलिस से रब्ता भी कर लिया। बहुत से माफ भी हो गए। ऐसे में मुख्तलिफ जराए से हमें पता लग रहा था, दावे सामने आ रहे थे कि कराची की सड़कों पर रोबोट्स छोड़े जाएंगे। अब हम तो चलते फिरते रोबोट्स, हम तो डर गए। अब हमने कहा रोबोट्स की हिफाजत कौन करेगा? रोबोट जख्मी ना हो जाए। हमें तो एक फोर्स चाहिए। हमें फोर्स चाहिए। आपको पता है नशाई हमारे बहुत चालाक हैं, और फिर सड़कों पे गड़े भी होते हैं बेचारा। अब ये किस नौयत के रोबोट्स होंगे? कोई गाड़ी ही होगी जिसपे कुछ रोबोट फिट होगा, या कैमरा होगा, या एक्चुअल रोबोट्स होंगे? आई एम लुकिंग फॉर एक्चुअल रोबोट्स। सो ये हम काशिफ से जानते हैं। काशिफ, ये तो चालान तो कहाँ तक बात पहुंच चुकी है? मतलब 48,000 से ज़ायद शहरियों के चालान हो चुके हैं, 4,500 के करीब शहरियों ने चालान की माफ़ी के लिए पुलिस तक पहुंच गए। वैसे हमने ये भी अब सुना था, सोशल मीडिया पे आ रहा था कि बिकॉज शहरी परेशान हैं तो कुछ जुर्मानों की रकम कम की जा सकती है, या सोचा जा रहा है इस पे। नहीं होनी चाहिए वैसे। अब्दुल्ला, हमारा ये जो डेटा 48,000 का है, ये तो गुज़िश्ता रात का है। अब तक जो हमने डेटा लिया वो हो गया है 52,000 प्लस चालान हो चुके हैं, और तकरीबन 5,000 के करीब लोगों की जानिब से उसे माफ़ करवाने के लिए दरख्वास्त भी जमा करवाई गई, और उनका माफ़ भी हो गया है। लेकिन इस तरह के चालान भी हो रहे हैं कि जिसके अंदर जो शहरी हैं उनकी गलती सामने नहीं आती है, लेकिन जो AI जनरेटेड तस्वीर आती है उसमें कुछ और होता है, शहरी की गाड़ी कुछ और होती है, और इस तरह के चीजें भी सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। जो 11 आप ऐसी चीजों को, सॉरी मैं पूछ रही हूँ, ये शुरू की जो सारी एनामलीज हैं, आप इनको टीदिंग इश्यूज कहेंगे, और आपको लगता है ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा इवेंचुअली? बिकॉज यू आर राइट, अभी तक लोग बड़े कंफ्यूज्ड भी हैं, कभी कभार चीजें उनके पास पहुंच जाती हैं लेकिन दे आर नॉट देयर, उन्होंने नहीं कुछ किया होता। बिल्कुल ऐसा ही शुरू के भी ये मामला थे, लेकिन अब भी यही मामला हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी एक शहरी की जानिब से मुझे एक लिंक सेंड किया गया कि इस लिंक पर उसे जो है वो चालान मौसूल हुआ है। जब वो लिंक ओपन किया गया तो उसमें बाकायदा कोई वायरस था जिसकी वजह से मोबाइल फोन हैंग हो गया, और वो कोई चालान का जो है वो नहीं था। कोई लिंक जब आपका चालान होता है तो आपको लिंक आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ ना मुझे। कोई SMS आएगा कि आप लिंक खोल लें, व्हाट्सएप आएगा, या आप खुद ही वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका चालान आ गया है? और वेबसाइट भी बताएं इफ यू नो काशिफ। देखें, इसमें इशू ये है कि जो इसकी एक वेबसाइट सामने आई है वो कभी जो है वो ओपन होती है, क्योंकि उस पे कभी नहीं होती। मैंने कल चेक किया है, वो डाउन थी, आई कुड नॉट ओपन। अच्छा, और SMS आता है या नहीं? और साथ साथ इसकी एक एप्लीकेशन है जिससे आप खुद से जो है वो उस एप्लीकेशन को ओपन करके चेक कर सकते हैं कि मगर काशिफ उस एप्लीकेशन के लिए लिखा हुआ था, वो एप्लीकेशन के लिए लिखा हुआ था कि इट इज जस्ट फॉर द एंड्रॉइड यूजर्स। सो वो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए, वो iOS के लिए नहीं है, क्योंकि उस पे स्पेसिफिकली मेंशन था। काशिफ एंड अब्दुल्ला, बात ये है कि खुद ही शहरी को पीछे पड़ना होगा टू फाइंड आउट कि जी मेरा कोई चालान तो नहीं हुआ, नोटिफिकेशन किसी तरीके से नहीं आ रही, लाइक नॉट एन SMS और एनीथिंग, राइट काशिफ?
बिल्कुल ऐसा ही है, मैसेज जरूर आता है इसमें, लेकिन उस मैसेज में बहुत ज्यादा फेक मैसेजेस आ रहे हैं। हम डे 1 से यही कह रहे हैं, अब ये प्रोजेक्ट आया नहीं था, उससे पहले इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि आपका चालान हो गया है। जो गुज़िश्ता रात एक शहरी को चालान मौसूल हुआ, उसमें भी इसी तरह था। उससे पता ये चला कि वो चालान की जो रकम थी वो 500 थी। अब जो कराची में चालान का सिस्टम लेकर आए गए हैं, जिसमें 58 जो वायलेशंस हैं, उसमें कोई भी चालान जो है वो 500 रुपए का है ही नहीं। जब शहरी की जानिब से उससे मजीद उसको चेक किया गया, तो जो वो लिंक है उसकी वजह से उसका जो फोन है वो हैंग हो गया। तो ये तमाम तर मामला जो है वो सामने आ रहे हैं, और इस हवाले से अभी इस पे मजीद काम होना बाकी है। जब हम आला हुकाम से बात कर रहे हैं कि ये इश्यूज कब तक रिजॉल्व होंगे, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अभी तो सेफ सिटी जो है वो पहले मरहले में है। इस हवाले से मजीद चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, और बेहतर करने के बाद सबसे पहले तो ये कोशिश की जा रही है कि शहर में मजीद कैमराज जो है वो इंस्टॉल किए जाएं। अब तक सिर्फ मखसूस मकामात पर जो है वो कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन बेशतर शहर के ऐसे इलाके तो भाई ये रोबोट्स कहाँ चलेंगे? हम बड़े इंटरेस्टेड हैं रोबोट्स में। वो एक्चुअल रोबोट्स हैं या कोई और टेक्नोलॉजी है, कुछ और हो रहा है? ये कहाँ से आया है वैसे? ये खबर किसने बनाई है? इंडिजिनस हमारे अपने हैं कि रोबोट कराची की सड़कों पे होंगे। कहाँ होंगे? वो तो गिर जाएंगे गाड़ी में गिर के। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स की तस्वीर चल रही हैं, ये रिपोर्ट वैसे नहीं होंगे, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आएगी। इसकी एक्चुअल कहानी ये है कि एक व्हीकल, एक गाड़ी ऐसी बनाई जा रही है कि जिनके तहत जो नो पार्किंग में या जो साइड पर जो गाड़ियां पार्क कर देते हैं गलत तरीके से, उनको जो है वो चेक करेगी वो गाड़ी। उसमें बाकायदा एक ड्राइवर होगा, वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाते हुए जा रहा होगा 20 की स्पीड पर मखसूस शाहराहों पर, जिसमें तारिक रोड की सराउंडिंग की शाहराह आती है। साथ साथ उसमें जो है वो सदर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे आते हैं कि जहाँ इन गाड़ियों को रखा जाएगा। ये वही गाड़ी में तो मैंने देखी भी है, जिसपे एक नॉर्मल सी गाड़ी होती है, उस पे कैमरे लगे होते हैं। बिल्कुल, इसमें सिर्फ मसला ये आ रहा है, या फिर इसमें आप ये कह लें कि इसको रोबोट इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें AI जनरेटेड कैमरास लगाए गए होंगे जो ई चालान को डायरेक्ट डिटेक्ट करेंगे। और नहीं आ रहे, मतलब मुझे फिक्र शुरू हो गई थी रोबोट्स के लिए कि या तो अल्लाह माफ करे वो चोरी हो जाते, तो टर्म गलत यूज हो गई है। ये रोबोट नहीं हम कह सकते। मुझे इंतजार था रोबोट मैंने देखने हैं। आपने देखना था कि जब उसमें पान की पीक पड़ती है तो कैसा लगता है। बी पॉजिटिव ना, जरूरी नहीं है पान की पीकें ही पड़नी हो, मतलब काम नहीं है। हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम अपनी सड़कों समेत बिल्डिंगों में दीवारों के कोनों को और दरख्तों को और रोबोट्स अगर आते हैं तो उनको भी साफ रखें और ना थूकें। We are digressing from the topic। तो हम वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। काशिफ, अब जल्दी से ये बता दें, ये सिस्टम ओवरहॉलिंग होनी है, कैमरे नए और लग रहे हैं, ये ई चालान जो लोगों के हो रहे हैं, क्या हम यहाँ बैठ के कह दें कि अभी इतना घबराएं ना, परेशान ना हो? आप चैलेंज भी कर सकते हैं, और आप जिस तरह बता रहे हैं बहुत से लोगों के चैलेंजेस जो हैं वो एक्सेप्ट भी हो गए हैं। हुमा, ये फिर वही बात है, चैलेंज आप कर सकते हैं और आपका चालान माफ भी हो सकता है, लेकिन अगली बार वो चालान दोबारा लग कर आएगा। इस चीज पे तजवीज बहुत बिल्कुल डबल आएगा। और तो फिर चैलेंज करके माफी क्या हुई अगर दोबारा आ रहा है? अगली दफा करेंगे तो पहले वाला जमा होके आएगा, पहले वाला उसके साथ लग कर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा आपने ये सवाल किया था कि क्या चालान की रकम कम हो रही है, तो इस हवाले से तजवीज रखी गई है, अभी तक कम नहीं हुई है। जो चालान पहले 400 का होता था वो इस वक्त 10,000 रुपए का हुआ है, क्योंकि रकम बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है। तो इस पे सोचा जा रहा है कि इस रकम को थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा इंस्टॉल नहीं किया गया है और इसमें शहरियों को कंफ्यूजन है। शहरी की जानिब से ये शिकायत सामने आती है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि कौन सी सड़क पर क्या स्पीड लिमिट है, किस तरह ये चालान आएगा, कैसे इस चालान को फिल किया जाएगा, या फिर कैसे इसकी पेनल्टी जो होगी वो बढ़ी जाएगी। कर लेना कि अब ये सिस्टम है, आ गया है, लेकिन ये मुझे अच्छी बात लगी है थोड़ी सी लीनियंसी, कि जहां आपको भी, हुकूमत को भी पता है, शहरी हुकूमत को, कि हमने भी वो ज़बरदस्त निज़ाम नहीं दिया हुआ, स्पीड लिमिट्स नहीं बताई हुई, बहुत सी चीज़ें दैट नीड टू बी डन फ्रॉम देयर पार्ट एज वेल, तो चलो चालान थोड़ा सा कम कर दिया जाए। वैसे मेरा भी ज़ाती तौर पे ख्याल है कि थोड़ा कम होना चाहिए, इट्स अ लिटिल टू मच। चलें, हमारी तरफ से भी ये प्ली होगी। ओके काशिफ, थैंक यू फॉर द अपडेट। क्योंकि आप देखें ना, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस निज़ाम को सपोर्ट करता है? नहीं करता ना, तो इसीलिए थोड़ा सा गिव एंड टेक चलना पड़ेगा। येस, वी वांट द निज़ाम टू कम हियर, लेकिन दोनों साइडों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तो चालान कम करें, अपना ज़्यादा उसको इफेक्टिव बनाएं, सड़कें ठीक, कैमराज लगाना, स्पीड लिमिट के साइन लगाना। लोगों को पता तो होना कि अगर मैं 100 कर रहा हूँ और स्पीड 60 है तो लिखी तो हो ना कि कहीं 60 है। ऐसे ही होता है ना, लिखी तो नहीं होती। वैसे मैंने कहीं बहुत ही कम देखा है। नहीं, यहाँ तो नहीं देखा।
अच्छा, so that is how it is working. अच्छा, कराची में ये जो होता है ना नवंबर दिसंबर टाइप, ये बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो जाता है, वरना फिर पहले ज़रा गर्मी भी चल रही होती है, तो बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एक जिसका हम जिक्र ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस कर ही रहे हैं, जी और जंग ग्रुप के ताउन से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ज़बरदस्त जो है वो जारी है। बहुत से एक्ट्स हैं, देयर आर डांसेस एंड देयर इज़ म्यूज़िक एंड देयर इज़ पेंटिंग एंड देयर आर एग्जीबिशंस, देयर आर वर्कशॉप्स happening as well. So, अगर आप एक्टिंग कोच से बाकायदा एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो मलेशिया से बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग कोच आ चुकी हैं और इनकी जो फिल्म जिसमें इन्होंने एक्टिंग की क्लासेस दी एक्टर्स को, यंग एक्टर्स को, वो कैंस में पेश की गई, फिर मलेशिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुई, ऑस्कर्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुई फ्रॉम मलेशिया, और इनका कैमियो भी था उस फिल्म में। सो हमारे साथ बेला मौजूद है। बेला रहीम हमारे साथ हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बेला, how are you? Tell us, how did this come about and you came to Karachi, you were called by the Arts Council. Give us the journey. Okay, thank you, Homa. Hello, Abdullah. Hello. Okay, I am part of Soki Production. Soki Production is from Norway. We created a show together called Didn't Know That About You, and we were approached by the Arts Council through Soki in Norway to come here to perform. You have brought the show Didn't Know That About You to Pakistan? Yes. Yes. How lovely is that? So you are acting in that with your I am acting in that. You're coaching the actors as well. Yes, so I am acting in the show Didn't Know That About You, that will be premiered on the 16th of November at 8 p.m. at the Arts Council. Okay, that's the weekend. Yes. We can tell people to go and definitely watch it. Tell us about it a little bit. Okay. The show itself. The show itself, okay, I will give you, it's basically the story of the Greek gods who came back after missing from 3,000 years. And trying to learn what it's like to be in 2025. Interesting. Yeah. So have you performed this play anywhere else in the world, or is this premiering in Pakistan? We have. We created it in 2019 in Norway. We staged it in 2019, and we also did Oslo Fringe in 2023. And now we are here in Pakistan for 2025. So Bella, how does it work? And we ask a lot of our guests, how is the audience around the world? I mean, if you are showcasing the same thing everywhere, yes. Do you get different reactions? People get the essence of what you are trying to tell in it? Or do you change something about the play in accordance to the audience? We try to keep it as original as possible, but it is really great to see audience reaction, because different country, different reaction, and we strive for that. Lovely. So, and how does this all work out? As in, you and the other group members, do you all live together? I assume you are in different parts of the world. So, how do you rehearse? Do you get together at a common place in some city or some country, and then you rehearse for a few days, weeks, and then go to another destination to present it, stage it? Okay, so when it comes to Pakistan, that's what we need to do, because the whole team is from Norway. I'm the only one Malaysian. So we meet in Pakistan, and concurrently we are rehearsing the show that's happening on Sunday. Oh wow, that's a close call. Yeah. But you all are experienced, so of course we expect the best from it. How about, are there any Pakistani artists part of this whole thing, or it's too soon? Sorry again, how does it, is there any Pakistani artist that's involved in our show? Any Pakistani artist a part of your show? Maybe a cameo? Or maybe, a collaboration? Maybe, you know what, you have to come and watch. Okay, Maybe, yes. all right, okay. And also, Bella, since you are an acting coach, are you taking any workshops here in Pakistan? Are you coaching any upcoming or, aspiring actors? Homa, I just did 3 days workshop for 3 hours per day with a second-year student at the Arts Council. And I can tell you honestly, Pakistani students, they are really very open and willing. That is good to know. Yeah. There's a lot of talent. And I'm sure they have, you have a lot to teach them, and they must have had a great time and learning from you as well. I hope so. Thank you. Yeah, I hope so, because my method is truly different. We are sure. अच्छा हम बता दें आपको थोड़ा सा बता दें 16 नवंबर को ऑन द वीकेंड होने जा रहा है Didn't Know That About You प्ले है जो नॉर्वे से आया है, सोकी प्रोडक्शंस का है,
और इसमें बाकी सारे आर्टिस्ट तो नॉर्वे से ही हैं, लेकिन बेला रहीम इज़ फ्रॉम मलेशिया और ये यहाँ पे रिहर्स कर रहे हैं। So yeah, looking forward to it. कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ग्रीक गॉड्स की है, कहानी अच्छी लग रही है, तो वो जरूर देखें। और वो आए हैं 2025 Bella, is there any music? Is music a part of this show as well? Yes. Live singing? Yes, there's music, there's a bit of dance, and there's a bit of projection. All right. Okay, Yeah. so it's a packed show, and we are going to recommend everybody. It is the weekend, so you can go and watch it. Thank you, Bella. Good luck. Enjoy Looking yourself. forward to it. Bella. Thank you, Abdullah. Thank you. Right. Thank you. बड़ा So मजा आता है, yeah. इतने लोग आए हुए हैं कराची में and they are loving it. और वैसे तो आर्ट्स काउंसिल में एनवायरनमेंट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़े लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। We are taking a break here. गुड मॉर्निंग। और एक ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं ऑन जियो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान को रेडियो टीवी फिल्म Legend. when you say कवि साहब, साहब then you don't have to say anything else. तो आज उनका यौम पैदाइश है। लेट्स वॉच दिस। पेशावर में पैदा होने वाले रेडियो, टीवी, फिल्म और स्टेज के लेजेंड अदाकार मोहम्मद कवी खान ने फनी जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। जब पाकिस्तान में टेलीविजन का आगाज हुआ तो उसके पहले ड्रामे के अदाकारों में शामिल थे। कवी खान ने 200 से ज्यादा फिल्में की, जिंदगी के आखिरी दम तक काम करते रहे। किसी ऐसी लड़की से शादी करना जिसे देखकर तुम्हारा दिल कहे कि ये लड़की वफा के मानी जानती। उन्होंने लातादाद सीरियल्स, सीरीज और इनफरादी ड्रामों और फिल्मों में भी काम किया, जिनमें अंधेरा उजाला, फिशार, मेरे कातिल मेरे दिलदार, फिर चांद पे दस्तक, दुर्रे शहवार, एक नई सिंड्रेला और दीगर शामिल हैं। लेकिन अंधेरा उजाला में पुलिस अफसर का किरदार आज भी लोगों को नहीं भूलता। कवी खान ने पाकिस्तानी फिल्मों में भी अपनी जानदार अदाकारी से शायकीन को खूब मुतासिर किया। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अदाकार थे जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। कवी खान का 5 मार्च 2023 को कनाडा में इंतकाल हुआ। अच्छा, जो ट्रिब्यूट्स होते हैं ना हमारे, उससे हमें भी चीज़ें याद आ जाती हैं कि कितना क्या क्या काम किया हुआ है और जो जो चीज़ें आपने देखी होती हैं। मतलब बाज़ लोग होते हैं जो अपने अंदर लिटरली इंस्टीट्यूट होते हैं। कवी खान साहब वाज नॉट एन इंडिविजुअल, ऑब्वियसली ही वाज अ लेजेंड, बट ही वाज आल्सो एन एकेडमी इन हिमसेल्फ। सो अच्छा जी, तो ये वो किरदार होते हैं या ये वो अदाकारी होती है जो आप जो नौजवानों को देखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। बिल्कुल, और इसी तरह ही एक्चुअली आगे भी काम बढ़ता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। हमने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं। आज मैच होना था, वो नहीं हो रहा, वो कल होगा। वीकेंड के लिए भी हमने आपको वीकेंड के लिए भी मसरूफियात आपको बताते रहते हैं, बता भी दिए हैं। प्ले भी हम आपको रोज़ ही बता रहे हैं। सी टुमारो इंशाल्लाह। बाय। Hey there, 9 AM